तो आज मैं एक और कहानी लेके आया हूँ आपके लिए। सच्ची कहानी है। एग्ज़ैक्ट डेट्स आप रिसर्च कर लीजिएगा। मैंने बहुत पहले ये कहानी पढ़ी थी। शायद ज़ेन स्टोरीज़ या बुद्धिस्ट स्टोरीज़, उसमें बुद्धिस्ट मंक्स की कहानियाँ थी, कुछ ज़ेन कहानियाँ थी। तो ये बात उस समय की है जब चीन बहुत सारे छोटे-छोटे किंगडम्स में बँट गया था। तो संभवतः 304 एडी, आजकल जिसको सीई बोलते हैं, तो मतलब 304 से लेके 439, इस बीच चीन के, उत्तरी चीन के 16 टुकड़े हो गए थे, 16 किंगडम्स। और वो आपस में कुछ में मित्रता थी, कुछ में लड़ाइयाँ होती थी। उस समय का उस समय की शायद ये कहानी है। उससे पहले था हुण राजवंश, 206 बीसी से 220 सीई। तो तब तो चीन एक था जब तक ये लोग थे, और उसी बीच वहाँ बुद्धिज़्म आ चुका था। तो बुद्धिज़्म आ चुका था और बुद्धिस्ट मंक्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती थी। उस ज़माने में वीज़ा वगैरह का तो कोई सिस्टम था नहीं। मंक्स के लिए कोई भी रोक-टोक नहीं थी। किसी पे शक हो कि गुप्तचर है, तो शायद उसकी पूछताछ करते होंगे। तो मंक्स कहीं भी घूम सकते थे, एक देश से दूसरे देश, ये जिनको ये किंगडम बोलते थे। तो ऐसे ही 2 किंगडम्स थे। तो मान लीजिए कि एक किंगडम ये और एक इनसे इससे लगा हुआ एक किंगडम ये, और इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मित्रता थी। ये जो किंगडम है, यहाँ अनाज नहीं होता था। तो ये वाला जो किंगडम है, यहाँ बहुत ज़्यादा अनाज होता था। तो इनकी संधि इस प्रकार की थी कि यहाँ बड़े-बड़े कारीगर थे, और मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा एडवांस था ये वाला किंगडम, ये दाहिनी साइड वाला। अब उनके नाम मैं भूल गया, इसलिए यूँ समझ लीजिए कि ये एक किंगडम है जहाँ अनाज नहीं होता, ये किंगडम है जहाँ की कृषि बहुत ही अच्छी है। तो अनाज यहाँ से आता था इधर, और मेटल से जुड़ी जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि समझ लीजिए आप बर्तन हैं, और उपकरण हैं बहुत प्रकार के, औज़ार वग़ैरह हैं, गहने हैं, और क्राफ्ट्स और आर्ट से जुड़ी चीज़ें, जैसे कारपेंटरी है, मकान बनाना है, तो ये जो मिस्त्री हैं, कारीगर, जितने भी प्रकार के, तो वो सब यहाँ होते थे, इनकी दक्षता थी उसमें। तो यहाँ से वहाँ वो लोग जाते थे, वो बुलाते थे उनको, और दोनों का काम बहुत बढ़िया चल रहा था। तो जब संधि हुई थी, तो ये राजा ज़रा बूढ़ा था, ये राजा जवान था, तब से संधि चल रही थी। अब ये बूढ़ा राजा तो मर गया, उसका बेटा राजा बना, और बेटे के मन में थोड़ा छल कपट आ गया। उसने चुपचाप अपने खास-खास मंत्री लोगों को बोला कि धीरे-धीरे, धीरे बहुत गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी करो इस देश पे। ऐसी कुछ बात चल रही थी शायद। और ये जो एक बुद्धिस्ट मंक था एक बुद्धिस्ट मंक था जो कि इस देश का था मूलतः, लेकिन ये बहुत बार यहाँ भी जाता रहता था, ये लोग बुलाते थे। और यहाँ के बड़े-बड़े लोग, ये राजवंश के लोग, वो भी, और बड़े-बड़े धनवान लोग उनको बुलाते थे अपने घर में। उस समय की परंपरा भी थी, और अब वो पैसा तो लेता नहीं था। तो ये जो मंक है, इसका नाम बाद में पड़ा पेंटर बाबा। पेंटर बाबा हिंदी में ट्रांसलेट करें तो। तो ये अचानक इसमें ये परिवर्तन आया। ये इस राज्य में था, कोई पैसा नहीं लेता था, इसको जड़ी-बूटियों का भी ज्ञान था, दवाइयाँ भी बना लेता था, कोई बीमार है जैसे, बहुत प्रसिद्ध था कि कोई भी असाध्य बीमारी है ये ठीक कर लेता था, पैसा नहीं लेता था।
कभी किसी से और उसको ज़रूरत भी नहीं थी। बस 2 ही उसके पास चीवर थे, चीवर मतलब एक ही कपड़े से ये शरीर ढकते हैं बुद्धिस्ट लोग, उसको सिलाते नहीं हैं। वो ऐसे ही एक ही कपड़ा रहता है, उसको चीवर बोलते हैं। तो और बहुत प्रसिद्ध था कि कितना ईमानदार, कितना सिंपल, नंगे पैर चलता था। और तो सब लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बड़े से लेके गरीब से गरीब तक बहुत ज़्यादा तारीफ़ करें। अब अचानक उसमें परिवर्तन आया और परिवर्तन आया तो वो पेंटिंग करने लगा और पहले मिला उन लोगों से जो बहुत समृद्ध थे, जिनके पास बहुत पैसे थे और कहने लगा कि मैं पेंटिंग, अब मान लीजिए कि कोई यहाँ कोई राजकुमार है कि राजकुमार जी मैं आपकी पेंटिंग बना सकता हूँ, अगर आप चाहें, तो अगर मैं बना दूँगा तो आप क्या देंगे? तो बोलते थे जी आप जो माँगो वो दे दें, आप तो कभी माँगते नहीं हैं कि नहीं अभी मैं माँगूँगा, कोई दाम बताऊँगा, आप दे पाएँगे? तो आप बोलिए, तो मान लीजिए कि उसने बोला भई 1 लाख, तो आज के हिसाब से मान लीजिए 1 लाख रुपया। तो उन्हें आश्चर्य तो होता था, लेकिन वो बोलते थे हाँ, बनाइए। तो पेंटर भी अच्छा था, तो पेंटिंग बना के और बहुत ज़्यादा पैसे लेने लगा। फिर एक के पास, फिर दूसरे के पास और ज़्यादा उन्हीं के पास था जिनके पास पैसे हों। अब धीरे, धीरे, धीरे ये जहाँ से गुज़रे, कुछ-कुछ लोग शक की नज़र से देखने लगे, कोई-कोई जो मुँह फट से वो सामने ही बोल देते थे कि महाराज एक बात बताइए, आप तो मंक हैं, आपको क्या ज़रूरत है पैसे की और वो भी बहुत ज़्यादा? तो मान लीजिए कि उस ज़माने में और लोग बढ़िया से बढ़िया पेंटिंग का 5,000 लेते हों, तो ये 1 लाख लेता था, इतना फ़र्क था। ये कुछ ना बोले, तो धीरे, धीरे, धीरे आने वाले समय में जब कुछ महीने गुज़रे, ये जहाँ जाए सब लोग इसको देख कर के मुस्कुराएँ और व्यंग से बोलें कि वाह जी वाह! आप तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, आपको तो कोई लालच नहीं है धन-दौलत का। और फिर बोलें कि यार ये भ्रष्ट हो गया, लालची हो गया। अब इसके पास ज्ञान के लिए जाना बेकार है, हम पहले भी बेकार ही जाते थे शायद ये ढोंग करता था। तो इस राज्य में कुछ ही दिन रहा, अब यहाँ आ गया। यहाँ भी एक से एक थे धनवान, तो ये उनके पास जाने लगा, सबसे बहुत-बहुत ज़्यादा पैसा ले। तो यहाँ के जो राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी और इसके पिताजी भी थोड़ा-सा बुज़ुर्ग हो गए थे अभी, बहुत ज़्यादा धार्मिक थे, कला में बहुत इंटरेस्ट था लेकिन इनकी बेटी का अध्यात्म में इंटरेस्ट था, राजकुमारी का। तो राजकुमारी ने अपने कुछ गुप्तचर भेजे हुए थे कुछ दिन पहले, तुम पता करो कौन इस काबिल है, सबसे बढ़िया कोई हो गुरुजी जो मुझे ध्यान सिखाएँ। सब वापस आए, सबका एक ही उत्तर था, हमने जितना पता किया तो एक हैं पेंटर बाबा। पेंटर बाबा से ज़्यादा गहरा शायद कोई है नहीं अभी इन दोनों राज्यों में तो। उसने कहा पेंटर बाबा अजीब-सा नाम है। पेंटर मतलब पेंटिंग बनाते हैं? कि पेंटिंग? शौक से? कि शौक तो पता नहीं पर पैसे बहुत लेते हैं। मैंने कहा बहुत मतलब कितने? कि 1 लाख से कम नहीं देते एक पेंटिंग का। उसने कहा 1 लाख! एक पेंटिंग? तो उसको शक हुआ। उसने कहा फिर वो कोई पहुँचे हुए संत नहीं हो सकते। तो गुप्तचरों ने बोला कि महारानी जी हमने सारा इतिहास पता किया इनका और हम इनके गुरुजी से भी मिले, इनके और लोगों से जानकारों से मिले, सबका यही कहना है कि ये आदमी तो बहुत मतलब गहरा है, एनलाइटेंड है और उसने कहा कैसे हो सकता है? एनलाइटेंड है तो पैसे क्यों लेता है? खैर, तो राजकुमारी ने बोला कि अच्छा उनको बुलाओ, उनको बोलो कि राजकुमारी पेंटिंग बनवाना चाहती है अपनी और जो आप बोलोगे वो आपको पैसा देंगे। आ गए जी पेंटर बाबा, कि राजकुमारी जी नमस्कार, राजकुमारी जी ने भी जो रिवाज़ था प्रणाम किया
कि मेरी पेंटिंग बनानी है, कि ठीक है बैठ जाइए। कितनी देर बैठना पड़ेगा? कि करीब 1 घंटा। ठीक, तो कैनवस वगैरह सब तैयार था, पेंट्स सब तैयार थे। राजकुमारी ने कहा, "आप तो पैसे लेते हैं ना?" "हाँ, राजकुमारी पैसे तो लूँगा मैं।" "कि कितने?" "कि और लोगों से 1 लाख लेता हूँ, लेकिन अब आप तो राजकुमारी हैं, आप ज़रा ज़्यादा भी दे सकती हैं।" "कि कितना?" "कि आपसे तो मैं 2 लाख लूँगा।" तो मन ही मन उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन वो बैठ गई। बैठ गई 1 घंटे में, 1 घंटे बाद पेंटर ने कहा कि अब आप थोड़ा आराम कर सकती हैं, कुछ फाइनल टचेज़ अभी आधा घंटा और लगेगा, उसके बाद पेंटिंग तैयार है। कि ठीक है, वो चली गई। तो आधे घंटे में राजकुमारी तो नहीं आई, उसने अपनी सहेलियों को भेजा कि जाओ पेंटिंग लेके आओ तो और ये पैसे दे दो उनको। तो पैसे तो उन्होंने कहा पैसे मैं तब लूँगा, पहले उनको दिखा दो। तो ले गए अंदर। तो राजकुमारी ने पेंटिंग सहित उनको वापस भेज दिया अपनी सहेलियों को। सहेलियों ने बोला, सहेलियाँ क्या दासियाँ होंगी, कि पेंटर बाबा जी ये रही है ये आपके 2 लाख और ये पेंटिंग हम जला रहे हैं। क्योंकि राजकुमारी ने कहा कि ये बहुत भद्दी पेंटिंग है और मैं तो ऐसी नहीं हूँ जो जो आपने बनाया, ये अच्छी पेंटिंग नहीं है और ये तो 5,000 के काबिल भी नहीं है, फिर भी हमने दे दिया आपको 2 लाख रुपए, इसको हम जला रहे हैं। और उनके सामने-सामने उन्होंने वो पेंटिंग जलाने के लिए दे दी। उसके बाद फिर मैसेज आया कि एक और बनाओगे? पेंटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो जाने के लिए तैयार हो रहा था। पेंटर ने कहा, पेंटर बाबा ने, "हाँ, हाँ, एक और बनाते हैं।" फिर थोड़ी देर आपको बैठना पड़ेगा, 1 घंटा नहीं आप, एक बार तो मैं पहले बना चुका हूँ ना, तो करीब 20-25 मिनट तो आप बैठ जाइए। वो फिर बैठी, तो पेंटर बाबा ने फिर पेंटिंग बनाई। राजकुमारी ने बोला, "इसके कितने पैसे लोगे?" कि जी इसके मैं 3 लाख लूँगा। क्योंकि दूसरी बार बनवाया ना आपने, तो ये मैंने और मेहनत से बनाया। उसने 3 लाख दिलवाए और बोला इसको भी जला दो। पेंटर बाबा को बोला आप ढोंगी हो, आप लालची हो और आप इस काबिल नहीं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। मैं बहुत आशा से, बहुत समय से कोई गुरु ढूँढ रही थी, सबने आपका नाम बताया, मैंने गुप्तचर भेजे थे, लेकिन आप भ्रष्ट हो गए, जाइए। तो पेंटर बाबा जी ने नमस्कार किया और चल पड़े। उसके कुछ ही दिनों बाद अचानक राजा के गुप्तचर खबर लाए, इस यहाँ पता नहीं ये राजा बीच-बीच में गुप्तचर भेजते थे सब जगह, वो इस राज्य में भी जाते थे। इस राज्य में उनको शक तो नहीं होता था फिर भी, उन्होंने कहा महाराज गज़ब हो गया, वो लोग आक्रमण करने वाले हैं और राशन बंद हो चुका है। पिछले 2 दिनों से कोई राशन नहीं आया यहाँ। लेकिन अभी तक तो फ़र्क पड़ा नहीं क्योंकि पहले का जो-जो बचा होगा दुकानों में इधर-उधर, लेकिन अभी मुश्किल आने वाली है। अगले 2-3 दिनों में लोग परेशान करने वाले हैं। सब घेरने वाले हैं राजमहल को। तो इस राजा को विश्वास आया नहीं कि वो क्या चाहते हैं, कि वो आक्रमण करना चाहते हैं शायद। क्या पता वो ऐसा बोलें कि अपने राज्य में शामिल करना चाहते हैं या तो फिर युद्ध होगा, तो हमारी तो फ़ौज भी नहीं है अच्छी। और उनकी उन्होंने इस बीच हमें पता चला कि बहुत बढ़िया फ़ौज भी बना ली है। तो इधर का जो राजा था, तो उसने बोला भई कि हाँ, कितने दिन हो गए अनाज बंद किए? कि जी अभी तो 2 ही दिन हुए, कि अभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 दिन बाद मुझे रिपोर्ट करो और तब हम मैसेज भेजेंगे, तब हम बोलेंगे कि ये नए प्रकार की संधि होगी अब आपसे और नहीं तो फिर आक्रमण होगा। तो 10 दिन होते-होते एक अजीब चीज़ हुई कि कोई उनके अब छोटे-छोटे रजवाड़े रहे होंगे, लेकिन कोई भूखा नहीं। तो प्रिंसेस को और वो राजा को और उनके खानदान को तो सुरक्षित जगह कहीं छुपा दिया था कि अगर आक्रमण होगा, तो कम से कम ये बचेंगे। लेकिन वो उनके गुप्तचर खबर लाते रहते थे। राजा ने कहा, "क्या हाल है अभी?" कि जी कमाल है, ये मतलब सबको खाना मिल रहा है। कि कहाँ से? कि किसी दुकान में कोई अनाज नहीं है बचा हुआ, किसी के घर में नहीं है।
लेकिन एक जगह है जहाँ कि कोई भी जाकर के खाना खा सकता है और पका हुआ खाना लेके आ सकता है। वो अनाज नहीं देते, पका हुआ खाना देते हैं। क्योंकि हमारे सारे राज्य के लोग, तो कुछ-कुछ जो दूर-दूर के हैं कि उनको 2-3 दिन लग जाते हैं आने-जाने में, तो वो तो कि वहीं रहने लग गए कि इतना दूर अब घर जाके करना क्या है, ये राशन कितना ले जाएँगे हम पका हुआ। तो उसके आस-पास ही वो कि रहने लगे बहुत सारे, और लाखों की संख्या में रोज़ वहाँ खाना खा रहे हैं। अब 10 दिन हुए तो ये वाला जो राजा था, उसके गुप्तचर भी थे यहाँ। गुप्तचरों ने बोला वहाँ तो खाने की कमी है ही नहीं। कैसे? कहाँ से आया अनाज कि ये पता नहीं, लेकिन एक जगह है जहाँ सबको पका हुआ खाना मिल रहा है और लोग तो बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं हमें पकाना भी नहीं पड़ रहा है। सिर्फ़ जो बहुत दूर के लोग हैं, वो कि आस-पास रहने लग गए हैं और उनके लिए भी रहने की व्यवस्था है कि ज़्यादातर लोगों को जिन-जिन को कमरा चाहिए तो वो भी है। तो ये राजा बहुत असमंजस में। फिर 15 दिन हो गए, कुछ नहीं, वहाँ सब ठीक-ठाक। अब राजकुमारी ने बोला कि ये चक्कर क्या है? तो राजकुमारी ने वेश बदला और अपने 2 गुप्तचरों के मतलब बॉडीगार्ड भी समझ लीजिए उनको, 2 सिपाही, उनको भी वेश बदलने को बोला और 2 सहेलियाँ, और ये चले गए उस जगह। वहाँ जाकर के एक को बोला कि ये सब कौन कर रहा है? उन्होंने बोला कि आपको क्या मतलब? आप बैठो, खाना खाओ। तो फिर सहेली ने बोला तमीज़ से बात करो, ये राजकुमारी है, किसी को बताना नहीं, वेश बदल के आई है। तो वो थोड़ा-सा सहम गया। उसने कहा राजकुमारी हैं तो तब तो ये क्या चाहती हैं? कि वो मिलना चाहती हैं। कोई आदमी होगा ना इसके पीछे, कहाँ ये अनाज कहाँ से आ रहा है? उसने कहा उन्होंने बोला किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पर अब आप राजकुमारी की बात तो टाल नहीं सकते, तो आइए। वहाँ राजकुमारी जब गई, कोई ऐसी जगह थी जहाँ किसी को पता नहीं था कौन कर रहा है ये सब। वहाँ वही था, पेंटर बाबा। राजकुमारी ने देखा, दंडवत प्रणाम किया और राजकुमारी ने कहा कि ये आप कर रहे हैं? हाँ राजकुमारी, इसीलिए मुझे पेंटर बाबा बनना पड़ा था, क्योंकि मैं उस राज्य में होता था उससे पहले, और वहाँ की मैं बड़े-बड़े लोगों से मिलता था। तो एक बार कि मैं किसी की पेंटिंग बना रहा था, राजघराने की किसी की, कोई उनका सभासद, कोई मंत्री, और ये बात की चल रही थी कहीं बगल में और मैंने सुन ली। मुझे भनक पड़ गई कि ऐसा होने वाला है। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च की, मैं ऐसे-ऐसे लोगों की पेंटिंग बनाने लग गया, जो कि ख़ास-ख़ास वहाँ के हैं, और किसी न किसी तरीके से मुझे और क्लू मिलते रहे कि ये क्या करने वाले हैं। तो फिर कि मैंने देखा कि ये 5 साल बाद सोच रहे हैं, तब तक ये अपनी सेना बनाएँगे। तो उन 5 सालों में कि मैंने ये काम किया, जितना अनाज मैं इकट्ठा कर सकता था, कि आप थोड़ा बाहर आइए, और उन्होंने बिल्डिंग्स दिखाई। तो कोई-कोई 2 मंजिला, 3 मंजिला, बहुत सारी बिल्डिंग्स उधर और बहुत इधर, ये सारी बिल्डिंग्स में कि अनाज भरा हुआ है। और अभी कम से कम कि डेढ़ 2 साल तक ये अनाज चल सकता है। डेढ़ 2 साल भी कहीं से अनाज ना आए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसमें से कि बहुत सारे और मकान हैं, जो जो रहने के लिए हैं। क्योंकि मुझे पता था जो बहुत दूर के लोग हैं, वो कहाँ जाएँगे? पका हुआ खाना लेके, अब 3 दिन इधर आए, 3 दिन उधर, तब तक तो रास्ते में भी खाना खत्म हो जाएगा। तो कि ये सब मैंने इसलिए किया। राजकुमारी दंग रह गई। राजकुमारी ने कहा कि तो ये जब काम संपन्न हो गया तो इधर का जो राजा था वो डर गया। इधर वाला जो राजा था वो डर गया कि यार इनका कोई और भी सोर्स है। तो इन्होंने उल्टा किया, फिर गुप्तचर भेजे इस राजा के पास कि महाराज, हम दोबारा से मिलेंगे और इस संधि को दोबारा से पुनरुज्जीवित करेंगे, क्योंकि बहुत समय से हम मिले नहीं, और हम कभी आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, हम कभी अनाज की कमी नहीं करेंगे, जो हुआ उसके लिए सॉरी। ऐसा संदेश भेजा और दोनों राजा फिर मिले, फिर अमन-चैन दोनों राज्यों का फिर उसी तरीके से पहले जैसा चलने लगा। तो अब लोगों को समझ आया, तो बड़े से लेके छोटे तक जितने थे उन्होंने कहा यार हम कितना गलत समझे। तो जो उनके बहुत ज़्यादा
डीप फॉलोअर थे जिनको पता था ये आदमी गलत नहीं हो सकता, उनको गलतफ़हमी नहीं हुई थी उस बीच भी। उन्होंने कहा कि यार तुम लोग ऊपर ही ऊपर से अंदाज़ लगा लेते हो, चीज़ की गहराई में जाना चाहिए, कि ऐसा क्या हो सकता है? तुम गहराई में नहीं गए और तुमने पहले ही अंदाज़ लगा लिया, ऊपर-ऊपर की घटनाओं से। तो इस कहानी से मैं बहुत कुछ सीखा क्योंकि समय पड़ने पे परोपकार के लिए किसी के भलाई के लिए, किसी अच्छी चीज़ को कायम रखने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ सकता है।